हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग जो है उसके कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, आयोग के अध्यक्ष संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपके एमपीपीएससी प्री प्लस आपके एमपीपीएससी मेंस बोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, अगर ये टॉपिक अगर आपको क्लियर होता है तो आप ये मान के चलना कि आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक हैं एक प्रकार से एक ही टॉपिक है। ठीक है, बट हम यहाँ पे इनको अलग अलग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ जाओ, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की हम यहाँ पर। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है वो है क्या। ठीक है, सो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, सिर्फ हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। ठीक है, सो हिंदू धर्म में यहाँ पे हमारा जो समाज था वो 4 भागों में बटा होता। कितने भागों में बटा था आपको यहाँ पर? 4 पार्ट में, सबको पता है। तो इस हिंदू धर्म में सबसे निचले स्तर पर जो जिन जाति और जनजातियों को रखा गया, यानी जिन समुदाय के लोगों को रखा गया यहाँ पर, तो उनको हमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पर अनुसूचित जाति उनके लिए शब्द प्रयोग किया है। ठीक है, जिनको कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? दलित बोल सकते हैं। एक बस थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बाकी ये सारी बातें जो हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। तो हिंदू धर्म में सबसे निचले स्तर पर जिनको समझा जाता था वो हमारे क्या बन गए? दलित बन गए। ठीक है, अब इनकी बात करें, इसमें भी हम 2 टाइप के यहाँ पर कैटेगरी देखेंगे। एक है आपकी यहाँ पर एससी और एक है आपकी यहाँ पर क्या? एसटी। एससी यानी कि आपकी अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, और एसटी यानी कि आपका शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ऐसे लोग जो समाज के साथ रहे, समाज के साथ जुड़ के काम किए, बट उनका जो कार्य था वो किस प्रकार से था कि बहुत एक निम्न स्तर पर था। ठीक है, जो कि समाज में हमारे बांट दिया है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे कोई कोवलर हो गया है ना, कोई बात करें यहाँ पे कि बढ़ई का काम करता है, तो समाज में ऐसे लोगों को यहाँ पे क्या निचला दर्जा दिया गया। किंतु जो एसटी थे वो क्या है कि जंगलों में निवास करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने समाज से अलग रह के ही क्या करना स्टार्ट कर दिया, रहना स्टार्ट कर दिया, तो उनको हमने यहाँ पे क्या एसटी का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो हमारे लिए एससी कौन हो गए? जो समाज की धारा से जुड़े थे बट उनका जो विकास था वो ढंग से नहीं हो पाया था, तो उन्हें हमने क्या ऐसी शब्द बोल दिया। और ऐसे लोग जो समाज से ही कट के बिल्कुल जंगलों में निवास करना स्टार्ट कर दिए, उनको हमने यहाँ एसटी शब्द उनके लिए यूज़ किया। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, जब देश का संविधान बना तो यहाँ पे एक पर्सन का नाम आपको याद रखना है, बी आर अम्बेडकर। हम सब जानते हैं इनको, क्योंकि इनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर समाज में सुधार के लिए क्या, इन्होंने यहाँ पर समाज में सुधार के लिए आपकी जो जातियाँ हैं इनको, इनका शोषण ना किया जाए, तो उनके लिए यहाँ पे क्या संविधान में विशेष प्रावधान किए। ठीक है, तो इन्हीं के परिणाम की वजह से क्या हुआ यहाँ पर कि आज हम जो देखते हैं कि हमारा जो समाज है वो मिलजुल कर रहने की कोशिश करता है, बट कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है कि आज भी भेदभाव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सो हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में कि किनको अनुसूचित जाति और जनजाति कहा जाएगा, तो इसका निर्धारण कौन करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम बात करें यहाँ पर 1950 में यहाँ पर एक अध्यादेश के माध्यम से यहाँ पे क्या हुआ है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 341 के तहत कि वह विभिन्न जाति और कबीलों के नामों की क्या करेगा, सूची तैयार करेगा, और समय समय पर इनमें जाति और कबीलों को ये क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि कौन अनुसूचित जाति होंगी, कौन अनुसूचित जाति होंगी, तो इनकी एक सूची बनाई गई है, और सूची जो बनाई गई है वो आर्टिकल 341 के अंतर्गत बनी है, और इसका जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, क्या मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं क्या वो एससी कैटेगरी में आएंगे? क्या ईसाई धर्म के लोग हैं क्या वो एसटी कैटेगरी में आएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है सिर्फ हिंदू धर्म में, सिर्फ हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एससी और एसटी का दर्जा दिया जाएगा। मुस्लिम और ईसाइयों को ये पार्ट इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ है कि 2 पार्ट में, पहले हमने यहाँ पर सिख समुदाय को जोड़ा और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बौद्ध समुदाय को जोड़ा है। ठीक है, तो सिख और बौद्ध इनमें यहाँ पे हमको एससी और एसटी वाले पार्ट भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुस्लिम और ईसाइयों में एससी एसटी का कोई भी
प्रावधान जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि अनुसूचित जाति का हिंदू केवल तब तक ही आरक्षण का लाभ ले सकता है तब तक वह हिंदू बना रहा है। अगर वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह आरक्षण का क्या होगा, यहाँ पर पात्र नहीं होगा। आपको विशेष ही सारे के सारे पॉइंट याद रखना है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही आपके SC/ST के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपके सिख और बौद्ध धर्म में हैं, ठीक है, तो उनमें भी आपको SC और ST की सूची में राष्ट्रपति के माध्यम से इनको शामिल किया जा सकता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब जनरली हम देखें यहाँ पर कि लगातार 1950 से लेके अब तक हम देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति का किसी न किसी माध्यम से क्या होता रहा है, शोषण होता रहा है संविधान बनने के बाद भी, ठीक है। तो उन्हीं शोषण को किस प्रकार से रोका जाए और अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का कैसे ध्यान रखा जाए, तो वहाँ पर समय समय पर भारत सरकार के द्वारा क्या किए गए, कार्य किए गए, ठीक है। और उसी कार्य का परिणाम है कि हमको आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मिला है, जो कि अनुसूचित जाति के हित के लिए क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में किस किस प्रकार से प्रोसीजर हुए हैं वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, ठीक है। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1950 के आसपास की, ठीक है। सबसे पहले कोई आयोग नहीं बना था, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संयुक्त रूप से हुई है, और सबसे पहले कार्यालय बनाया गया, और उस कार्यालय के माध्यम से इनके उद्धार के लिए यहाँ पर कोशिशें की गई हैं, ठीक है। अभी आप भूल जाओ कि कोई अनुसूचित जाति आयोग आपका बना हुआ है, अब बस आप याद रखो कि आपको 1950 में एक छोटा सा कार्यालय समझ लो, एक कार्यालय बनाया गया जिसका कार्य था दोनों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या करना, उनके उद्धार के लिए कार्य करना। अब उद्धार का जो कार्य होगा तो उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई एक विशेष व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर इस कार्यालय में एक विशेष हमने क्या किया, यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति करी जो कि इसका क्या करेगा, संचालन करेगा। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करेगा, उससे संबंधित प्रतिवेदन जो होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, और उससे क्या कहा जाएगा, उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्या कहा जाएगा, आयुक्त कहा जाएगा, ठीक है। आयुक्त यानी कि विशेष अधिकारी। क्लियर वाली बात। सो जब 1950 से बात करें यहाँ पे कि इसके लिए कार्यालय बनाया गया जिसमें एक विशेष व्यक्ति की नियुक्ति हुई, और इस विशेष व्यक्ति का क्या है कार्य की जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो संवैधानिक संरक्षण है, उनको जो अधिकार दिए हैं, तो उन सब का क्या करेगा, निरीक्षण कर देगा, और उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको हैंड ओवर करता है, यहाँ पर राष्ट्रपति को हैंड ओवर करेगा, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता था, संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इससे काम नहीं हुआ, शोषण होता रहा, तो वहाँ पर सरकार ने फिर क्या किया, कुछ अन्य कदम उठाए, उनको हम देखते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि 1978 में आके, कब आपका यहाँ पर 1978 में आके कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये कार्यपालिका के द्वारा, किसके द्वारा, आपके यहाँ पर इसमें विधायिका का कोई रोल नहीं है, इसमें कार्यपालिका के द्वारा एक ऑर्डर जारी करके यहाँ पर इसको क्या बना दिया हमने, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया है, ठीक है। अब आपको याद रखना है ये जो आयोग बनाया ना, वो कैसा आयोग है, आपको यहाँ पर गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। कौन सा निकाय है आपको यहाँ पर ये गैर सांविधिक निकाय है, क्योंकि कार्यपालिका के जस्ट ऑर्डर के माध्यम से क्या किया है, इसको निकाय को बनाया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आगे कई सारे पार्ट में हमें कंफ्यूजन जैसा पार्ट लगेगा। तो आप बस इतना याद रखो कि 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा, मतलब एक ऑर्डर जारी करके इसको आयोग बनाया, जो कि पहले क्या एक छोटे से कार्यालय के रूप में था, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 1987 में, कब आपका यहाँ पर 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से आयुक्त के कार्यों में क्या किया, यहाँ पर संशोधन किया है, ठीक है। और आयोग का जो नाम है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया है। क्लियर वाली बात। तो 1987 में यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें संशोधन किया और इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया।
अब ये जो कार्य हुआ है वो विधायिका के द्वारा हुआ है, मतलब एक अधिनियम के माध्यम से हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको चेंज किया है। ठीक है, तो पहले क्या था आपका, ये गैर सांविधिक निकाय था, लेकिन अब क्या बन गया आपका, ये सांविधिक निकाय बन गया। सांविधिक निकाय इसलिए बना क्योंकि इसको विधायिका के द्वारा एक अधिनियम को पारित करने के बाद इसको यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर बनाया है। क्लियर वाली बात। तो 1978 में यहाँ पर क्या था, गैर सांविधिक निकाय था। 1987 में यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये सांविधिक निकाय बन गया। क्लियर वाली बात। और दोस्तों बात करें यहाँ पर कि जब आयोग की स्थापना हुई, ठीक है, जब इस आयोग की स्थापना हुई है तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो बने हैं, ठीक है, वो कौन बने आपके यहाँ पर, इनका नाम आप याद रखना, वैसे थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन पूछे जाना। भोला पासवान शास्त्री कौन बने इनके अध्यक्ष यहाँ पर, भोला पासवान शास्त्री। और आपको याद रखना है ये अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए बने आपके, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री, इनका नाम आप याद रखो। ठीक है, अब दोस्तों बात करें यहाँ पर, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि 65 संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय, क्या आपका यहाँ पर एक उच्च स्तर का बहुसदस्यीय, पहले क्या एक व्यक्ति एक सदस्य हुआ करता था, मतलब अब क्या बना दिया इसको यहाँ पर बहुसदस्यीय बना दिया। क्या बना दिया अब यहाँ पर इसको बहुसदस्यीय बना दिया, और इसकी यहाँ पर क्या हुई, स्थापना हुई। क्लियर वाली बात। तो यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम पारित हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं ये जो आपका निकाय है वो देश में क्या बन गया आपका, यहाँ पर संवैधानिक निकाय बना है। ठीक है, सो आपको याद रखना है यहाँ पर पहले वो सांविधिक निकाय था जिसको किसी एक अधिनियम के माध्यम से, एक कानून के माध्यम से निकाला। अब यहाँ पर संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया, संवैधानिक निकाय बना दिया। क्लियर वाली बात। और इसका जो गठन हुआ यहाँ पर, ठीक है, वो कब हुआ है आपका यहाँ पर 12 मार्च, इसको करेक्शन कर लो आप यहाँ पर 12 मार्च 1992 को ये आपका संवैधानिक निकाय जो है इसका गठन हो गया, और ये आपके क्या यहाँ पर अस्तित्व में आ गया है। क्लियर वाली बात। तो थोड़ा सा चेंज कर लेना आप यहाँ पर 12 मार्च 1992 को। क्लियर। तो यहाँ पे 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर आपके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की क्या हुई, स्थापना हो गई, और ये क्या बन गया आपका यहाँ पर संवैधानिक निकाय बन गया। क्लियर वाली बात दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति इनकी संख्या जो है वो देश में ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक आयोग जो था ना वो क्या है कि प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और कई सारे जो केस थे जो सुप्रीम कोर्ट के पास, या अपन बात कर सकते हैं SC और ST से जुड़े हुए थे, वो उनका सोशल मीडिया पर या टीवियों के माध्यम से पेशान हुआ, जिनका बहुत बेरहमी से उनका शोषण किया गया, मारना पीटना, कई के लोगों को जिंदा तक जला देना, है ना। तो कई सारे केस जब सरकार की नज़र में आए तो वहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया कि हम SC और ST के लिए हम SC और ST के लिए क्या करेंगे, अलग अलग निकाय बनाएंगे, मतलब दो पृथक आयोग यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 28 सितंबर 2003 को यहाँ पे इसे 2 सेपरेट पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और एक जो आयोग बना उसका नाम क्या रखा हमने यहाँ पे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और एक जो नाम रखा हमने वो क्या रखा यहाँ पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर था वो 338 में दिया है। तो अनुसूचित जाति का जो प्रावधान था वो हमने 338 में ही रखा, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, जबकि आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति था वो हमने कहाँ पे कर दिया, आपका आर्टिकल 330A में। ठीक है, का भी लिख सकते हो आप, ए का पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, और ये जो अधिनियम जो प्रभावी हुआ है वो कब से हुआ है आपका 2004 से हुआ है। क्लियर वाली बात। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक का पार्ट होगा। ये जो पार्ट था वो दोनों के लिए सिमिलर था, और इसका एक बेसिक बैकग्राउंड था आपका। ठीक है, सो 2004 में आपका यहाँ पर क्या अस्तित्व आया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अस्तित्व आया है। ठीक है, अब जब 2004 में ये आपके अनुसूचित जाति आयोग बना है, ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब ये सेपरेट रूप से जाति आयोग बना है, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं आपके यहाँ पर, सूरजभान जी रहे हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, कौन रहे हैं आपके यहाँ पर, सूरजभान। जबकि इसके उपाध्यक्ष के बारे में अगर पूछे तो उपाध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे हैं आपके यहाँ पर,
फ़कीर भाई भोला रहे हैं। कौन रहे हैं आपके यहाँ पर? फ़कीर भाई बाघेला। ठीक है, बेसिक तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अध्यक्ष के बारे में जनरली पूछा जाता है। तो जो अध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे हैं आपके यहाँ पर? सूरज भान जी रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों इतना सब पार्ट क्लियर होगा। अच्छी तरह से आप इसको 2 बार देखो और आप क्लियर करो कि किस किस प्रकार से यहाँ पे क्या है प्रोसीजर हुए हैं, क्योंकि अगर एक साथ आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। ठीक है, चलो अब बात करें यहाँ पे कि आयोग की संरचना। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एससी आयोग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? एससी आयोग की। तो इस आयोग में बात करें, एक तो अध्यक्ष होगा आपका, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 क्या होंगे आपके यहाँ पर? अन्य सदस्य होंगे। क्लियर वाली बात। दोस्तों एक चीज़ और, जब एक कंबाइन आयोग बना था, कौन सा आपका? एससी और एसटी का जो कंबाइन आयोग बना था, अगर उसमें पूछा जाए कि वो जब बहुसदस्यीय बना था 65 संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो उसमें एक अध्यक्ष तो हुआ करता था, एक उपाध्यक्ष हुआ करता था, बट उसमें वहाँ पे क्या हुआ करते थे? आपके 4 मेंबर हुआ करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने आपके? 3 सदस्य हैं, है ना। तो पहले वो 6 लोग हुआ करते थे यहाँ पर, लेकिन अभी कितने आपके यहाँ पर? 5 लोग हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 क्या होते हैं आपके? अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर वाली बात। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। हमको पता है जितने भी देश में संवैधानिक पद उन सबकी नियुक्ति कौन कर रहा है? आपका राष्ट्रपति करता है। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि इनका जो कार्यकाल होगा वो कितने होगा? यहाँ पर 3 वर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि हर आयोग का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा, बट इसका थोड़ा सा याद रखना है आपको कितना होता है इनका? 3 ईयर्स का होता है। क्लियर। चलो अब बात करें इनकी जो सेवा शर्तें हैं और जो कार्यकाल है वो भी किसके द्वारा निर्धारित होंगे? आपके यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें इनके आयोग के कार्य के बारे में। आयोग का जो मेन कार्य है वो क्या है यहाँ पर? कि अनुसूचित जाति के लोगों का क्या करना? संरक्षण करना, उनको शोषण से बचाना, और उनका अगर शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ क्या करना है? यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। आप अपने मन से भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, सो अपन देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कि संविधान में अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधानों का समय समय पर बनाए गए कानूनों का क्या करवाना? क्रियान्वयन करवाना, उनका निरीक्षण करना, अधीक्षण करना और उनकी समीक्षा करना। ठीक है, मान के चलो कि संविधान में कोई कानून जो है वो अनुसूचित जाति के लिए बनाया गया है, तो क्या उनका पालन हो रहा है, और पालन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, उसका क्या करना? उसकी समीक्षा करना। ठीक है, उसका निरीक्षण करना। तो ये इसका मेन कार्य है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे अनुसूचित जाति के संरक्षण और उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की क्या करना है? यहाँ पर जांच करना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है उसने किसी व्यक्ति का शोषण किया है, बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है ना वहाँ पर कि पुलिस उस शोषित व्यक्ति की क्या रिपोर्ट ना लिखे। तो इस प्रकार के जब प्रक्रम या इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं तो आयोग के ध्यान में जाएगी ये बात, और आयोग क्या करेगा? वहाँ पर उनकी जांच, और आयोग उस पर एक विशेष अपना ध्यान रखेगा कि किस प्रकार से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संरक्षण हेतु किए गए कार्यों की वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? यहाँ पर राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। आपको याद रखना है कि आयोग की जो रिपोर्ट है, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसको आयोग से हैंड ओवर करता है? यहाँ पर राष्ट्रपति को हैंड ओवर करता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास हेतु अन्य उपाय की सिफारिश करना। मतलब आपके अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए उनका कल्याण किस प्रकार से हो और उनका सामाजिक उद्धार और आर्थिक उद्धार किस प्रकार से हो, तो इसकी समय समय पर सरकार को क्या करता है? केंद्र सरकार को वो सिफारिश करता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान के माध्यम से कार्रवाई शुरू करना। स्वतः संज्ञान का मतलब क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, या फिर बात करें यहाँ पे न्यूज़ पर, ठीक है, डिजिटल मीडिया पे बात करें कि कोई ऐसी खबर दिखाए कि जहाँ पर किसी दलित का क्या हुआ? शोषण हुआ है। ठीक है, अब ये जो खबर है इसकी पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज के माध्यम से, मतलब टीवी को देख रहा होगा आयोग का अध्यक्ष,
तो क्या करेगा वहाँ पर कि वो स्वतः संज्ञान ले लेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट लिखाई जाए, ठीक है। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले खबर थी कि किसी दलित की जो बारात थी उसमें जो दूल्हा था उसको घोड़े पर नहीं बैठने दिया। अब ये खबर जनरली क्या टीवी पे चली, टीवी पे चलने के बाद क्या हुई कि उस खबर को ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आयोग था उसने क्या किया, अपने संज्ञान में लिया, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट लिखाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी ये कार्रवाई कर सकता है और उनके शोषण को यहाँ पर रोका जा सकता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे यहाँ पे आयोग की शक्तियाँ, ठीक है। जनरली आयोग की हम बात करें यहाँ पर कि शक्तियाँ जो हैं वो सभी आयोग की ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे आयोग को सिविल कोड की यहाँ पे क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ठीक है। अब सिविल कोड की शक्ति प्रदान की गई है तो ये क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। समन यानी कि ऑर्डर जारी कर सकता है कि आपने गलत किया है, न्यायालय में पेश हो या फिर किसी थाने में जाके पेश हो, ठीक है। अब बात करें किसी साक्ष्य को खोज करवाने और उसे पेश करवाने में मदद कर सकता है, ठीक है। शपथ पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगर किसी दलित का केस चल रहा है, ठीक है, और उसका शोषण हुआ है तो यहाँ पर किसी भी न्यायालय से उसकी जो रिपोर्ट लिखी गई है उसमें उसकी रिपोर्ट में क्या प्रोसीजर दिया गया है, किस किस प्रकार की रिपोर्ट जो है FIR वगैरह जो हो गई, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हुई, तो उन सबको वो अपने पास बुला सकता है, ठीक है। वाहन एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए भी क्या कर सकता है, वो आपका समन जारी कर सकता है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे आयोग में ये सेम ही है तो उसको मैंने जल्दी बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे मैंने बता ही दिया वैसे तो कि ये जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको हैंड ओवर करेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को हैंड ओवर करेगा, ठीक। किंतु राष्ट्रपति क्या करेगा इस रिपोर्ट को, राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा संसद के दोनों पटल पर, ठीक है, यानी कि आपकी लोकसभा और राज्यसभा में क्या करेगा इसको रखेगा और वहाँ पर इसके बारे में क्या की जाती है, आपकी चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से आपके जो राज्यों में आपके जो आयोग बने हुए हैं, ठीक है, राज्य आयोग जो बने हुए हैं तो वहाँ पर राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाएगी और राज्य के विधानमंडल के पटल पर ये रिपोर्ट उसकी रखी जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।